Join your hands बेटा। ओम साई राम। रेहान अभी भी ज्वाइन नहीं हुआ। निकुंज अभी तो आया था निकुंज। निकुंज आपका रेडी है बेटा पद परिचय? यस मैम। तैयार हो ना? प्रेजेंट करोगे? मैम पर अभी मैंने रीड नहीं करा मैम, इसलिए तैयारी नहीं है। क्यों तैयारी नहीं है? फिर मैं इसके बाद मेरे पास भी टाइम नहीं है ना बेटा। अब बताओ कैसे करना चाहिए अपने को? कितने दिन पहले का दिए हुए टॉपिक्स? पदबंध में दिखा रही हूँ बेटा, क्योंकि रेहान आया नहीं है। नंदिनी ने विशेषण टॉपिक ले लिया था बाय मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंड किया था, तो ये मैं टाटा क्लासेज शेयर कर रही हूँ आपसे। विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। कॉपी पेंसिल हमेशा साथ में लेके रखें, जिससे कि आप उसको नोट भी कर ले कहीं ना कहीं। मैम। हाँ बेटा बोले। मैम मैंने भी क्रिया विशेषण पदबंध बनाया है पीपीटी में। पदबंध किया है आपने? यस मैम, क्रिया विशेषण पदबंध। वेरी गुड। तो अभी मैं ये दिखा लेती हूँ, या पहले आप शेयर करना चाहते हो अपना स्क्रीन, या जैसा भी है? मैम पहले आप दिखा देंगे। मैं दिखा दूंगी। स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक कोई आंसर करो। तनिषा? नो मैम। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? कुछ भी नहीं दिख रहा स्क्रीन पे? नो मैम। अभी? नो मैम। किसी को दिख रही है मेरी? मैम अब दिख रहा है। यस मैम। ओके। पदबंध देख लिया था, जिसमें हमने संज्ञा और सर्वनाम पदबंध देखे थे। आज दूसरा देखते हैं, जिसमें विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध है। इस मीडिया में हम पदबंध और उसके तीन भेद विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में पढ़ेंगे। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। जैसे चौथे माले में रहने वाला लड़का गाड़ी से गिर गया। यहाँ चौथे माले में रहने वाला लड़का एक पदबंध है। यह वही कार्य कर रहा है जो इस वाक्य में लड़का शब्द कर रहा है। इसमें लड़का मुख्य पद है और चौथे माले में रहने वाला आश्रित पद है। मुख्य पद के आधार पर पदबंध के 5 भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। आइए अब विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में विस्तार से जानते हैं। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हुए विशेषण का कार्य करे, वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। इसमें शीर्ष पद विशेषण होता है
तथा शेष पद उस पर आश्रित होता है। जैसे उसका कुत्ता काला, चमकीला और फुर्तीला है। इस वाक्य में काला, चमकीला और फुर्तीला ये तीनों ही विशेषण पद हैं और कुत्ते की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए ये विशेषण पद कहलाएंगे। मैम आवाज इको हो रही है। ताकतवर और बड़ा दिखने वाला लड़का सब कार्य कर सकता है। इस वाक्य में ताकतवर और बड़ा दिखने वाला विशेषण। स्टॉप शेयरिंग होगी। मैम किसी का माइक म्यूट नहीं ऑन है तो फिर इको होगा। मैं भी अपने आप को म्यूट कर दूं। यस मैम। ठीक है, ठीक है, मेरा भी माइक में म्यूट कर रही हूँ। अब मैं आपको सुन तो सकती हूँ, बोल नहीं सकती। सो बेटर होगा आप भी ध्यान से सुने। ठीक है, फिर से शेयर करती हूँ। आइए अब विशेषण पदबंध, क्रियापद बंध और क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में विस्तार से जानते हैं। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हुए विशेषण का कार्य करे, वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। इसमें शीर्ष पद विशेषण होता है तथा शेष पद उस पर आश्रित होता है। जैसे उसका कुत्ता काला, चमकीला और फुर्तीला है। इस वाक्य में काला, चमकीला और फुर्तीला ये तीनों ही विशेषण पद हैं और कुत्ते की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए ये विशेषण पदबंध कहलाएंगे। एक और वाक्य देखिए। ताकतवर और बड़ा दिखने वाला लड़का सब कार्य कर सकता है। इस वाक्य में ताकतवर और बड़ा दिखने वाला विशेषण पद है जो लड़के की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए ताकतवर और बड़ा दिखने वाला विशेषण पदबंध है। विशेषण पदबंध के कुछ अन्य उदाहरण देखें। इन उदाहरणों में रेखांकित किए गए पद विशेषण पदबंध हैं। जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर एक इकाई के रूप में क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं, वे क्रियापदबंध कहलाते हैं। क्रियापदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं। जैसे सब लोग खाकर सोने जा रहे हैं। इस वाक्य में खाकर सोने जा रहे हैं क्रियापदबंध है। इसमें खाकर क्रिया पहले आई है, इसलिए ये मुख्य क्रिया है। रवि रास्ते में गाना गाते चल रहा है। इस वाक्य में गाना गाते चल रहा है क्रियापदबंध है। इसमें गाते क्रिया पहले आई है, इसलिए ये मुख्य क्रिया है। क्रियापदबंध के कुछ अन्य उदाहरण देखें। इन उदाहरणों में रेखांकित किए गए पद विशेषण पदबंध है। जब वाक्य में कई पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। इसमें क्रिया विशेषण शीर्ष पर होता है और प्रायः प्रविशेषण आश्रित पद होते हैं। मैं रिया की देर रात तक प्रतीक्षा करती रही। इस वाक्य में देर रात तक क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। आज सुबह से लगातार जोरदार बारिश हो रही है। इस वाक्य में सुबह से लगातार जोरदार क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया विशेषण पदबंध के कुछ अन्य उदाहरण देखें। इन उदाहरणों में रेखांकित किए गए पद विशेषण पदबंध हैं। सारांश। आइए अब पाठ के मुख्य बिंदुओं को दोहराएं।
जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। मुख्य पद के आधार पर पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बदलाते हुए विशेषण का कार्य करे, वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। इसमें शीर्ष पद विशेषण होता है तथा शेष पद उस पर आश्रित होते हैं। जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर एक इकाई के रूप में क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं, वे क्रियापदबंध कहलाते हैं। जब वाक्य में कई पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। समझ में आया संज्ञा शब्द के बारे में? यस मैम। हमको क्या करना है, जब भी आपको पदबंध ढूंढने हैं तो आपको पहले मुख्य पद का पता लगाना पड़ेगा। किसके बारे में वह वाक्य है? क्या वह वाक्य संज्ञा पद के बारे में बता रहा है? क्या वह सर्वनाम के लिए है? क्या वह विशेषण के लिए है? विशेषण उसमें मुख्य पद है, इसमें क्रिया मुख्य पद है, और या फिर क्रिया विशेषण मुख्य पद है। मुख्य पद की पहचान के बाद ही, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सब एक से हैं, एक से नहीं है। वाक्य को 4 बार 5 बार पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उसमें संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है, सर्वनाम के बारे में बताया जा रहा है, या अन्य किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है। इसको ठीक उसी तरीके से पहचाना जा सकता है जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण आप पहचानते हो। ठीक है, चलिए अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ किसको, उदित को। उदित आ जाओ बेटा। यस मैम। मैंने स्क्रीन में विजिबल। हाँ बेटा। ओम श्री साई राम। क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे रोया, खा रहा, जाएगा आदि। क्रिया के उदाहरण: राकेश गाना गाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मनोरमा नाचती है। क्रिया के भेद: अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, जैसे श्याम पढ़ता है। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, जैसे विकास पानी पीता है। क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाले एकाधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है, जैसे सोहन बहुत धीरे धीरे बोलता है। पिछले दिनों की अपेक्षा आज गर्मी अधिक है। आगरा से अलीगढ़ तक एक लंबा मार्ग है। श्याम पहले की अपेक्षा बहुत तेज दौड़ा। थैंक यू सारा। उदित गूगल फॉर्म है क्या? उदित गूगल फॉर्म बनाया आपने? नहीं मैम। नहीं बनाया। ओके, नेक्स्ट कौन प्रेजेंटेशन देना चाहता है? श्रेयांश, रुद्राक्ष। ओके रुद्राक्ष। श्रेयांश 1 मिनट। श्रेयांश आप तैयार हो क्या? यस मैम, पर वो मैम वो क्विज नहीं है। हाँ
मैम वो क्वेश्चन आंसर जो आपने बोले थे वो नहीं है, प्रेजेंटेशन गूगल तो तैयार। गूगल गूगल फॉर्म नहीं तैयार किया है। यस मैम। मैम कल कर दूंगा, कल दे दूंगा। कल तो मैं रहूंगी नहीं, आप भी नहीं रहोगे क्लास में, ठीक है। तैयार करके रखो बेटा, नहीं तो फिर वो जीरो हो जाएगा वहां पे, ठीक है। प्रेजेंटेशन के यस मैम। साथ में गूगल फॉर्म भी चाहिए हमें, ठीक। अब ये ध्यान रखिए कि अब पहले मैं कौन से आपके लेना चाहती हूँ। अगले वीक से मैं वाचन कौशल शुरू कर दूंगी, फिर ये प्रेजेंटेशन पार्ट आपका लास्ट में होगा, टाइम बचेगा तब 20 फरवरी तक हो जाएगा तो ठीक है, ठीक है। और इसी बीच में आपका एक गूगल फॉर्म है जो कि आपके इसी व्याकरण पे आधारित है और पाठ की आधारित व्याकरण पर आधारित है, पाठ आधारित व्याकरण है। पाठ के पीछे जो रहता है उनको भी पढ़ें, भाषा की बात, ठीक है। तो मैम वो स्टार्ट करूँ? हाँ बेटा, ठीक है। ओम श्री साई राम। ओम श्री साई राम। भाषा, बोली, लिपि। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे दूसरे लोगों से संपर्क में रहना पड़ता है। भाषा के बिना ना तो वह अपनी बात समाज के दूसरों लोगों तक पहुंचा सकता है और ना ही उनकी बात स्वयं समझ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करती है। भाषा के रूप। भाषा का प्रयोग हम मुख्यतः बोलकर तथा लिखकर करते हैं। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, ओरल मौखिक ओरल और लिखित रिटन। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई। जब हम बोलकर या सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा। लिखित भाषा का अर्थ है लिखा हुआ। जब मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर और पढ़कर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। लिपि। बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के आधार के तरीके को लिपि कहते हैं। कुछ मुख्य लिपि व भाषा। बोली। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, यानी स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। धन्यवाद। ओके, वेरी गुड बेटा। गूगल फॉर्म रुद्राक्ष, यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो रुद्राक्ष से पूछ सकते हैं अभी। भाषा, बोली, लिपि। भाषा मानक रूप में कही जाती है, मतलब किसी एक जगह की भाषा वो मानक होती है, मतलब उसको हर जगह जाना जाता है। बोली जो है एक क्षेत्र में प्रचलित होती है, जिसको आप लोकल लैंग्वेज बोलते हो, वो बोली है, जो मानक भाषा के स्तर पर खरी नहीं है, टूटा फूटा रूप है, अल्प विकसित है। गांव के लोग जो बोलते हैं, जिसको आप सुनते हैं, यह बोली कहलाती है। हर एक प्रांत की, हर एक क्षेत्र में, छोटे छोटे इलाकों में आप देखोगे कि सबकी भाषाएं थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। कुछ शब्द कहीं कुछ और बोले जाते हैं और थोड़ी ही दूर पे दूसरे गांव में या दूसरे इलाके में उसको दूसरे तरीके से उच्चारित किया जाता है। यह बोली का ही रूप है। लिपि, भाषा को लिखने के लिए जो संकेत चिन्ह बनाए जाते हैं वो कहलाती है लिपि। और हमारे लिए वो लिपि क्या है? देवनागरी। यस। चलिए, वेरी गुड। चलिए अब भेज दीजिए आप गूगल फॉर्म। भेज दिया। भेज दिया।
तनिषा, खुशी, पूजा, डन, वेरी गुड। अगली प्रेजेंटेशन कौन दे रहा है? मैम मैं दे दूं? निकुंज, ओके बेटा, गुड। 2 मिनट रुक जाएं, हम देखते हैं कितने बच्चे कर लेते हैं फटाफट। 5 प्रश्न हैं उसके गूगल फॉर्म में, प्लीज जल्दी जल्दी कर ले। यस, वेरी गुड। यस, चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। निकुंज तेरा है, पद परिचय तैयार किया ना बेटा निकुंज? यस मैम। हाँ, विशेषण और क्रिया विशेषण पद परिचय। यस मैम। ओके, चलो। मैम दिख रही है? आपने स्क्रीन शेयर किया अभी? हाँ, आ गया प्रेजेंटेशन। क्रिया और क्रिया विशेषण पद परिचय। पद परिचय। भाषा में सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इन्हीं वर्णों के सार्थक से शब्द बनते हैं तथा सार्थक शब्दों से मिलकर वाक्यों की रचना होती है। यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाते हैं। जिस प्रकार किसी से पहली बार मिलते समय हम अपना नाम, पिता का नाम, घर का पता आदि बताकर अपना परिचय देते हैं, उसी प्रकार भाषा में भी वाक्य में आए शब्दों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के प्रकार। पद परिचय के 8 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय करते समय क्रिया का प्रकार, वाच्य, काल, लिंग, वचन, पुरुष और क्रिया से संबंधित शब्द को लिखना पड़ता है। उदाहरण: वे जाएंगे। उपरोक्त वाक्य में जाएंगे क्रिया है। इस वाक्य का पद परिचय निम्न तरीके से किया जा सकता है: जाएंगे शब्द कर्तावाच्य है, सामान्य भविष्यत काल है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है और बहुवचन है। जाएंगे क्रिया का कर्ता वे है। दूसरा उदाहरण: शाम ने भात खाकर पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य के खाकर और पढ़ी क्रिया पद हैं। इनका पद परिचय इस प्रकार होगा: खाकर, जो कि पूर्वकालिक क्रिया है, सकर्मक है, कर्तावाच्य है और इसका कर्म भात है। पढ़ी, ये सकर्मक क्रिया है, कर्मवाच्य है, सामान्य भूतकाल है, निश्चयार्थ प्रकार है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष है। इसका कर्ता शाम तथा कर्म पुस्तक है। क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण का पद परिचय करते समय क्रिया विशेषण का प्रकार और उस क्रियापद का उल्लेख करना होता है। जिस क्रियापद की विशेषता प्रकट करने के लिए क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। उदाहरण 1: लड़के उछलते हुए खेल रहे हैं। इस वाक्य में उछलते हुए क्रिया विशेषण है। इस क्रिया विशेषण का पद परिचय निम्न तरीके से होगा: उछलते हुए, जो कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, खेलते हुए क्रिया की विशेषता बताता है। दूसरा उदाहरण: बहुत जल्द आओ जाओ। इस वाक्य में बहुत और जल्द क्रिया विशेषण पद हैं।
इनका पद परिचय इस प्रकार होगा: बहुत, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और जल्द का गुणबोधक है। जल्द समयवाचक क्रिया विशेषण और क्रिया का काल बतलाता है। सायरा। वेरी गुड बेटा। गूगल फॉर्म है क्या? अब ये Yes, ma'am. समझने की जरूरत है। देखो, पद परिचय जो है एक ही शब्द है। मान लीजिए अगर संज्ञा शब्द है तो संज्ञा एक वचन है, बहुवचन है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है, करता है या कर्म है। इस तरीके से आपको जितनी भी चीजें कि कौन सा पुरुषवाचक है, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, जितनी भी नॉलेज है वो आपको वहां लिखनी पड़ेगी। एक वचन, बहुवचन, तो आपको किसी एक शब्द के बारे में आप जो कुछ बता सकते हो वो जानकारी जब देते हो तो वो परिचय कहलाता है। ठीक है, एक अकेले शब्द को अगर आपने पहचान लिया कि ये संज्ञा है, आपको ये दिया जाता है कि ये अंडरलाइन शब्द जो है, रेखांकित शब्द है, ये संज्ञा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका परिचय दीजिए। तो आपको परिचय में हिसाब से चलना पड़ेगा कि पहले आपको क्या बताना है, उसका लिंग बताना है, वचन बताना है, ठीक है, इस तरीके से वो करता है, कर्म है, क्या है, ये बताना है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से जितनी चीजों की जानकारी आपको उस वाक्य में उसके लिए मिल जा रही है, उन सबको कॉमा लगाकर लिखना पड़ेगा, तब वो कहलाएगा पद का परिचय। एक किसी पद के बारे में हमें कितनी नॉलेज है, कितनी चीजें हम उसके बारे में, उसके वाक्य में प्रयोग होने के बाद हम जान सकते हैं, ये सारी चीजें हमको वहां पे लिखनी होंगी। अभी आपको लिखने का कोई काम नहीं है, ऑप्शन चुनना है। तो जब भी ऑप्शन चुने तो ध्यान से सुने, ध्यान से चुने उसको, वाक्य को बार बार पढ़े कि वो पहले वो वाक्य पहचाने कि वाक्य में जिसका भी परिचय देना है वो शब्द कौन सा है। ठीक है, उसी प्रकार से जब आप समझ जाएंगे कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण सबसे सिंपल उसने बताया, सिर्फ क्रिया विशेषण के भेद हैं कि रीतिवाचक है, कि कालवाचक है, कि स्थानवाचक है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये जब नॉलेज होगी तभी आप कर पाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसको समझना भी बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलिए, ये गूगल फॉर्म रेडी है ना? यस मैम। हाँ, चलिए सेंड कर दीजिए। और कोई बच्चा रेडी है क्या? श्रेयांश रेडी हो, लेकिन आपका गूगल फॉर्म बना नहीं है, विवेक ने तैयार नहीं किया है। लिंक आ गई है बेटा, देख लो सभी, ओपन करो।
वेरी गुड। हो गया? चलिए, वेरी गुड। वापस आते हैं। ठीक है, अभी तक 12 बच्चों ने सिर्फ प्रेजेंटेशन दिया और मैंने इन्हीं को मार्क्स दे दिए हैं। मैम हो गया? मैम मैं ईमेल वाला प्रेजेंट कर दूं क्या? ईमेल वाला प्रेजेंट कर दो। क्यों, आपने प्रेजेंटेशन में गूगल फॉर्म नहीं डाला था क्या? मैम डाला था, पर आपने कहा था कि अगर कोई ईमेल वाला भी लेना चाहता है एक्स्ट्रा तो कर सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, वेरी गुड बेटा। हाँ, कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है कि छोटी है? मैम छोटी सी है ठीक है बेटा, वेरी गुड। मैम, पर गूगल फॉर्म नहीं है उसमें। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आपने तैयारी की, बहुत अच्छी बात है, गुड। मैं स्टार्ट करूँ क्या? हाँ, शेयर करो। मैम स्टार्ट करूँ? बिल्कुल बेटा, दिख रहा है, आपके स्क्रीन दिख रहा है। ओम श्री साई राम। हिंदी व्याकरण ईमेल रचना। ईमेल लिखने का फॉर्मेट। सबसे पहले फॉर्म, प्रेषक का ईमेल पता, और सेकंड टू रिसीवर का पता लिखना है, सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके बाद हमको विषय लिखना है। यहाँ अपने विषय रखो। अभिवादन, यहाँ अपना खुद का शब्द डालें, जैसे प्रिय मित्र। मुख्य विषय वस्तु, विषय से संबंधित विषय, संपन्न कथन, समापन करना। फॉर्म, ईमेल आईडी के माध्यम से ईमेल भेजे जाते हैं। यहाँ आपको अपना ईमेल पता दर्ज करना होगा। ईमेल में इसे भेजने वाले का ईमेल भरना होगा। सेकंड टू, यहाँ आपको रिसीवर का ईमेल एड्रेस डालना होगा। अगर आप किसी कंपनी को ईमेल करना चाहते हैं तो आपको कंपनी का ईमेल एड्रेस भरना होगा। जब आप एक ही ईमेल को 2 या अधिक ईमेल पते पर भेजना चाहते हैं तो सीसी का उपयोग किया जाता है। मतलब आप एक से अधिक रिसीवर को एक ही संदेश भेजने के लिए सीसी का उपयोग कर सकते हैं। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी की तरह ही इसका भी उपयोग एक से ज्यादा लोगों को मेल भेजने के लिए किया जाता है, लेकिन बीसीसी में लिखा हुआ ईमेल एड्रेस टू में और सीसी द्वारा ईमेल प्राप्त करने वाले बीसीसी का ईमेल एड्रेस नहीं देख सकते। आप एक साथ 3 ईमेल भेज रहे हैं, लेकिन किसी एक पर्सन के ईमेल को छुपाना है तो उसका ईमेल बीसीसी बॉक्स में लिखें ताकि
टू में और सीसी ईमेल प्राप्तकर्ता बीसीसी का ईमेल एड्रेस नहीं देख पाएंगे। इस विषय आप ईमेल क्यों लिख रहे हैं, आपको उसका विषय लिखना होगा ताकि रिसीवर पहले यह समझे कि आपने ईमेल क्यों भेजा है। अभिवादन। एक अनौपचारिक पत्र में अभिवादन का अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आप अपनी बहन को ईमेल लिख रहे हैं तो आप एक प्यारी बहन लिख सकते हैं। मुख्य सामग्री में आपको एक विस्तृत विषय लिखना होगा। परिचय, बात, निष्कर्ष मुख्य सामग्री में शामिल है। फाइल जोड़ें। यहाँ आप पीडीएफ फाइल, छवि या अन्य दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी पाठ्यक्रम की पीडीएफ फाइल डाउनलोड की है तो आप इसे ईमेल में संलग्न कर सकते हैं और इसे अपने मित्र को भेज सकते हैं। हस्ताक्षर। आखिरी में हस्ताक्षर लाइन लिखना आवश्यक है। अपने विषय की तरह और अपना नाम लिख सकते हैं। आप नीचे दिए गए ईमेल लिखने के उदाहरण से समझ सकते हैं। अनौपचारिक ईमेल का उदाहरण। फ्रॉम, यहाँ पे जिसको भी हम ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं उसका ईमेल पता लिखना होगा और फिर जो हम यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस लिखना है। बीसीसी, यदि आपको एक से ज्यादा लोगों को भेजना हो तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। विषय है पार्टी का निमंत्रण। प्रिय राकेश, मुझे लगता है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा, इसलिए मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 10 जुलाई की तारीख स्टार होटल में जन्मदिन की पार्टी है, जिसका समय रात में 10 से 12 बजे तक है। आपको इस बर्थडे पार्टी में जरूर आना है। आखिरी में अपना नाम लिखना है। मुकेश। औपचारिक ईमेल उदाहरण। फ्रॉम, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है जैसे हम पहले लिखे थे। सीसी, बीसीसी, अगर अपन को ज्यादा लोगों को भेजना है तो यहाँ पे उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। विषय, सीवर मरम्मत के लिए अनुरोध। श्रीमान, गोकुलधाम सोसाइटी का मुख्य सीवर टूट गया है, जिसके कारण नाले का गंदा पानी सड़क पर आ गया है। ज्यादा गंदा फैल रहा है, इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस नाले की मरम्मत करवाएं। मुझे आशा है कि आप इस मरम्मत को जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। लास्ट में अपना नाम लिखना है। हरीश। कुछ और टिप्स देती हूँ मैं आपको ईमेल लिखने के लिए। ईमेल को हमेशा सही ईमेल पते पर भेजें, इसलिए रिसीवर के पते को दोबारा जांचें। यदि आप गलत ईमेल पता भरते हैं तो योग्य रिसीवर को ईमेल प्राप्त नहीं होगा। हमेशा एक योग प्रारूप में ईमेल लिखें। मुख्य सामग्री हमेशा आपके विषय से संबंधित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपको निमंत्रण भेजना है तो निमंत्रण का विवरण या और कार्यक्रम का विवरण लिखें। ईमेल लिखने के दौरान एक सैल्यूटेशन लिखना होगा। यह ईमेल प्रारूप पर एक अच्छा प्रभाव पैदा करेगा। इसके अलावा अंग्रेजी में लिखे ईमेल के व्याकरण पर ध्यान दें और आसान शब्दों में ईमेल बढ़ाना ताकि पाठक को समझने में आसानी हो। ईमेल लिखने के बाद अपने हस्ताक्षर लाइन लिखें जिसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं। धन्यवाद। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से समझाया आपने। गुड है ना। ईमेल हम बराबर लिखते हैं और कॉपी लिखने का, सीसी करने का मतलब ये है कि एक ही चीज को अगर हमें बार बार लिखना हो तो हम उससे बच सकते हैं, हमारा समय बर्बाद नहीं होता है और एक साथ कई लोगों को कॉपी चली जाती है। इसमें ये रहता है कि आप किसी एक व्यक्ति को
नाम के द्वारा संबोधित नहीं करते हैं, मैटर सेम रहता है। इसलिए जब कॉपी करते हैं तो आपने किसी को भेजा है, मान लो आपने मुझे कुछ भेजा है या आप अपने फ्रेंड को कुछ भेज रहे हो और मुझे भी उसकी कॉपी भेज रहे हो कि मैंने अपने फ्रेंड को ये मैसेज भेजा है मैम, आप चेक कर लीजिए, तो आपने मुझे एक कॉपी भेज दी। तो इस तरीके से अगर बहुत सारी कॉपी अलग अलग लोगों को भेजी जानी चाहिए, भेजना है, तो सीसी कर देने से वो सारे लोगों को पहुंच जाता है एट ए टाइम। आपको हर एक के लिए अलग अलग मैसेज नहीं लिखना पड़ता, हर एक के लिए अलग अलग मेल नहीं भेजना पड़ता, उससे आप बच जाते हैं। तो समय की बचत हो जाती है, आपकी मेहनत बच जाती है। बहुत बढ़िया, गुड। बाकी के बच्चे अपनी तैयारी रखें, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट वीक से जब मैं ये लूँ प्रेजेंटेशन, आपका 1 या 2 बच्चे को, मैं किसी को भी इनवाइट कर सकती हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। उसके अलावा किसका काम चलेगा? वाचन कौशल, ठीक है, वाचन कौशल। क्योंकि जो अपना गूगल फॉर्म है ये तो 5-10 मिनट का ही काम है, क्योंकि 10 प्रश्न होंगे या 20 प्रश्न होंगे तो भी 10 नंबर का ही होगा। लेकिन ये आपका जो प्रेजेंटेशन है ये 20 अंक का है, 20 नंबर का है। बाकी दोनों गतिविधियां आपकी 10-10 नंबर की हैं। तो वाचन कौशल में मंडे से शुरू कर रही हूँ, तो उसकी तैयारी करके रखें, न्यूज बना के रखें, और ज्यादा लंबी नहीं चाहिए, इंटरेस्टिंग चाहिए। आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर आप आमतौर से जैसे रीडिंग करते हैं ऐसे रीड करोगे तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो न्यूज की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको किस प्रकार से न्यूज का वाचन करना है, समाचार किस प्रकार से बोलना है कि लोग आपको सुने, ठीक है। तो सुनने का तरीका, जो आप बोलेंगे तब लोग सुनेंगे। प्रभावित करने के लिए आपको शब्दों को बहुत ही उससे समझना पड़ेगा और उसका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप देखते हो बेचने वाले भी बोलते हैं आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। तो आपको अपने समाचार वाचन के दौरान ये बोलना पड़ेगा, और मैं इस चैनल का ये आपके सामने प्रस्तुत हूँ, फिर से एक रोमांचक खबर लेकर, या फिर से एक आकर्षक खबर लेकर, जैसा भी आपको बोलना है, जो भी प्रेजेंटेशन है, आपके हाव भाव के साथ में, आपकी स्पीड के साथ में वो चीजें दिखनी चाहिए। आपके शब्दों की पकड़ ऐसी होनी चाहिए, उस जगह पे शब्दों का प्रयोग ऐसा होना चाहिए कि जिससे सभी सोचे अच्छा क्या रोमांचक खबर सुनाने जा रहा है। तो ये ध्यान रखें और इसके हिसाब से छोटी सी न्यूज तैयार करें। आपको इसीलिए पुड्डू कोटई बोला है क्योंकि उसके लिए आपके पास मैटर है। बाकियों का मैटर आपको तैयार करना पड़ेगा, लेकिन न्यूज आपकी बुक की ही होनी चाहिए। मुझे बाहर का समाचार नहीं चाहिए, कोविड का समाचार नहीं चाहिए, इसमें आपका अपना समाचार चाहिए जो आप किताब की मदद से, किताब के पाठ के आधार पर बनाएंगे, ठीक है। तो एक रोमांचक खबर, एक आकर्षक खबर, आपको मजेदार खबर लेकर आनी है, ठीक है। वाचन कौशल में तो देखते हैं। हाँ बेटा, मैम वो गूगल फॉर्म कब होगा, वो पेपर जो मैं गूगल फॉर्म में अगले वीक में लूंगी, अगले वीक में नहीं लूंगी, उसके अगले वीक लूंगी। मैं आपको डेट बता दूंगी गूगल फॉर्म के लिए, ठीक है। और उसमें व्याकरण है पूरा, जो आपका ये आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो आपके उसमें गए होंगे एग्जाम के लिए, क्या क्या सिलेबस है उसमें आपने व्याकरण देखी है, 4 या 5 टॉपिक दिए हुए व्याकरण के, वो टॉपिक्स हैं, प्लस आपके पाठ की व्याकरण है, जो पाठ आने हैं उसमें जो पाठ दिए हुए हैं उनकी व्याकरण है, ठीक है। सार्थक, कोई डाउट? क्लियर है कि डाउट है? मैम नहीं है डाउट। चलिए क्लास एंड करते हैं। चलिए शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। सायरा मैम। साई राम मैम। साई राम मैम। थैंक यू मैम। साई राम मैम।